हेलो एवरीवन। तो फाइनली बजट फॉर द फिजिकल ईयर 2025-26 प्रेजेंट कर दिया गया है बाय यार फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, है ना, जो अभी तक विलन थी लेकिन अभी हीरो बन गई हैं। कैसे हीरो बन गई हैं वो अभी हम देखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जान लेते हैं। पहली बात तो बेसिक्स यहाँ पर जान लेते हैं, और ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज पर्सपेक्टिव से कम, थोड़ा एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा होगा, है ना, कि मतलब क्या क्या एग्जाम के में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, वो सारी चीज़ों पे। तो यहाँ पर बजट की सबसे पहले अगर हम बात कर लें, बेसिक सी चीज़ है कि बजट वर्ड जो है ये हम नॉर्मल टर्म्स में यूज़ करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बजट वर्ड कहीं पे भी मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके मेंशन है, जिसको हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है, और यह आर्टिकल नंबर 112 में मेंशनड है। और बात अगर करें फिजिकल ईयर की, तो फिजिकल ईयर स्टार्ट होता है फ्रॉम द 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स, और ये चलता है 31 मार्च तक। ये वाला जो बजट था, जो 25-26 जो फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो आज निर्मला सीतारमण जी ने प्रेजेंट किया, यहाँ पे जो स्पीच चली वो 1 घंटे 14 मिनट। ये भी टाइम भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये 8th कॉन्जिक्यूटिव बजट प्रेजेंट किया था निर्मला सीतारमण जी ने, और ये 3rd नंबर पे भी स्टैंड करती हैं। 1st नंबर पे आप बताएंगे कौन स्टैंड करते हैं जिन्होंने 10 बार कॉन्जिक्यूटिवली यानी कि लगातार बजट को प्रेजेंट किया है। 2nd नंबर पे हैं पी चिदम्बरम। और लॉन्गेस्ट बजट प्रेजेंट करने का भी जो रिकॉर्ड है वो भी अभी निर्मला सीतारमण जी के ही पास है। वो है साल 2020 का। साल 2020 में उन्होंने लगभग 2 घंटे और 40 मिनट तक उनकी स्पीच चली थी। तो सबसे लंबा बजट जो प्रेजेंट किया वो भी निर्मला सीतारमण जी ने ही किया है। बात कर लेते हैं बजट जो इस साल का प्रेजेंट किया गया है, इसकी जो फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं, ठीक है, की हाइलाइट्स यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स टू अर्न 34.96 लाख करोड़ एक्सक्लूडिंग लोन्स हटा के इतना गवर्नमेंट यहाँ पे अर्न करने वाली है, यानी कि रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। अब कैपिटल रिसीट में ही लोन आते हैं, वैसे भी हम देखेंगे क्या रेवेन्यू रिसीट और ये सब एक्सपेंडिचर क्या होता है, लेकिन अगर आपको पता है तो आप ये चीज़ आप जानते होंगे कि जो कैपिटल रिसीट है उसी में लोन आता है। तो उसको हटाने के बाद इतना गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है अर्न करने का, और जो एक्सपेंडिचर होगा वो रफली 50.65 लाख करोड़ होगा। ये जो मार्जिन होता है ना, जो गैप होता है, इतने की ही गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, और उसी को ही फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है, राजकोषीय घाटा बोला जाता है, जो इस बार सरकार का 4.4% का टारगेट है। ठीक है, पिछली बार ये 4.9% था फिस्कल डेफिसिट, इस बार 4.4% हो गया जीडीपी का। ठीक, जितनी टोटल गवर्नमेंट को इनकम होगी उसका 28.37 लाख करोड़ आने वाला टैक्सेस से। टैक्सेस दोनों तरह के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो भी अभी समझेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। एक्सपेंडिचर की अगर बात करें गवर्नमेंट के खर्चों की, तो सबसे ज़्यादा अभी डिफेंस में है, ठीक है, 4,91,732 लाख करोड़, ठीक है, मतलब 4,91,000 करोड़ में है ये, ठीक है। देन अगर बात करें रूरल डेवलपमेंट, देन होम अफेयर, देन एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड सो ऑन, सबसे कम यहाँ पे साइंटिफिक डिपार्टमेंट का है। खैर, यहाँ पर ये चार्ट में दिखाया गया है कि रुपए आता कहाँ से और जाता कहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा पैसा अगर हम देखें तो गवर्नमेंट को बोरोइंग से आता है, यानी कि जो गवर्नमेंट लोन वगैरह लेती है वहाँ से। देन उसके बाद इनकम टैक्स से पैसा आता है 22%, देन आता है जीएसटी से 18%, देन कॉर्पोरेशन टैक्स जो बिजनेस हाउसेस को भरना होता है। जीएसटी आप जानते हैं, जीएसटी एंड अदर, जिसमें कि हमारे मेनली इनडायरेक्ट टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वो भी अभी देखेंगे कौन कौन से डायरेक्ट और कौन कौन से डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ये देखते हैं कि रुपए जाता कहाँ पे। ये तो हमने देख लिया रुपए आता कहाँ से है, ठीक है। अब जाता कहाँ पे है, तो जाता मेनली है कहाँ पे, सबसे पहले स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, जो स्टेट्स को देना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो 22%। इंटरेस्ट पेमेंट, जो गवर्नमेंट ने लोन लेके रखा है उसमें उसको ब्याज भरना पड़ता है, वो इंटरेस्ट पेमेंट है, ठीक है। और यहीं पे अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर तो आई थिंक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अभी हम देखेंगे प्राइमरी डेफिसिट, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एक्चुअल में जो प्राइमरी डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट तो आप समझ गए कि गवर्नमेंट जितनी बोरोइंग करती है, फिजिकल डेफिसिट वही होता है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू रिसीट को घटा देते हैं। अभी क्या होता है अभी देखते हैं, ठीक है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये भी देखेंगे। और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तो वो आप समझ लीजिए। प्राइमरी डेफिसिट होता है जब राजकोषीय घाटे में, फिजिकल डेफिसिट में हम ये ब्याज वाला पैसा घटा देते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। ठीक, अब एक्सपेंडिचर और ये रिसीट समझने से पहले, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो पहले ये समझ लेते हैं हम लोग कि रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट ये होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनको जो भी पूरा रिसीट और एक्सपेंडिचर होता है, पहली बात तो रिसीट का मतलब होता है गवर्नमेंट की इनकम, ठीक है। एक्सपेंडिचर तो आप जानते ही हैं कि वो खर्चे होते हैं।
तो यहाँ पर ये एक होता है रेवेन्यू कंपोनेंट बजट का और एक होता है कैपिटल कंपोनेंट बजट का। अब रेवेन्यू में आपका रेवेन्यू रेसीट होगा यानी कि इनकम होगी, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा यानी कि खर्चा होगा। सेम गोज विद कैपिटल ऑल्सो, कैपिटल रेसीट होगी यानी गवर्नमेंट को इनकम होगी और गवर्नमेंट को खर्चा होगा इस हेड में। अब यहाँ पे आता है रेवेन्यू रेसीट में आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आपका गवर्नमेंट को अर्निंग कहाँ से होती है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर अर्निंग होती है टैक्स के पैसे से और नॉन टैक्स के पैसे से। टैक्स का पैसा मतलब इसमें आपका डायरेक्ट टैक्स भी आ जाएगा, जिसमें कि आपका इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारे टैक्स आ जाते हैं। कमेंट करके आपको बताना है कौन से टैक्स को हम पेपर टैक्स के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे कलेक्शन उतना होता नहीं है। ये रिसेंट में भी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया। पहले तो ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर टैक्स इसको बोलते हैं, तो उम्मीद है आपने आंसर लिख दिया होगा। आंसर इसका है गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स। पेपर टैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनसे उतना कलेक्शन होता नहीं है। और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का कंपोनेंट। इनडायरेक्ट टैक्स में आपको पता है इसमें क्या आ जाता है आपका, इसमें आ जाता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, तो ये सब आ जाते हैं। बाकी डायरेक्ट टैक्स में तो मैंने आपको बताया वेल्थ टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सब आपके डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। नॉन टैक्स में जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने अगर किसी को लोन दे रखा है तो उसमें जो उसको ब्याज मिल रहा है तो वो इसमें आ जाएगा नॉन टैक्स रिसीट में। अब वहीं पे अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट को क्या खर्चे होते हैं, तो गवर्नमेंट को खर्चे होते हैं जैसे गवर्नमेंट अगर सैलरी दे रही है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको पेंशन दे रही है, वो आ जाता है। प्लस इसी में ही अगर जो गवर्नमेंट ब्याज भर रही है, इंटरेस्ट भर रही है लोन का, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मान लेते हैं कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेसीट कम है, खर्चे ज़्यादा आमदनी कम, तो मतलब घाटा है। देखो जितना भी आपके बजट प्रेजेंट होता है, हमने देखा भी इसमें फिस्कल डेफिसिट है, घाटा है, ठीक है। तो जहाँ पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, रेसीट कम होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, डेफिसिट बजट। जहाँ दोनों इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस्ड बजट, और जहाँ पर रेसीट ज़्यादा होती है, क्या एक्सपेंडिचर कम होते हैं, उसको हम बोलते हैं सरप्लस बजट, ठीक है। सरप्लस तो हमारा नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू रेसीट को घटा दें तो वो रेवेन्यू डेफिसिट निकाल के दे देगा। सेम गोज विद कैपिटल वाला अगर कंपोनेंट यहाँ पे देखेंगे तो कैपिटल रेसीट में मतलब जो गवर्नमेंट को इनकम होती है, तो एक तो अगर वो कोई डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, विनिवेश कर दे, यानी कि अपना कोई एसेट बेच दे, एसेट सेल कर दे, या फिर लोन ले ले, यानी कि उसने अपनी लाइबिलिटी पाल ली। एक्सपेंडिचर में अगर हम बात करें तो अच्छा एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि जैसे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट में खर्च कर रही है गवर्नमेंट, तो वो डेवलपमेंटल यानी जो कैपेक्स होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो अच्छे तरह का एक्सपेंडिचर होता है, ये आगे चल के हमें रिटर्न्स देता है। प्लस गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा है या लोन चुकता कर दिया है, दोनों तरह के आएंगे। लोन अगर दे दिया है किसी को तो उसमें गवर्नमेंट को ब्याज मिलेगा, तो वो एसेट है गवर्नमेंट के लिए। या फिर गवर्नमेंट ने जो पहले लोन लिया था उसको चुकता कर दिया प्रिंसिपल अमाउंट को, यानी कि गवर्नमेंट ने अपनी लाइबिलिटी को कम कर लिया है, तो वो आ जाएगा इसमें। यानी कि यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम ये एक चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, और वो एक चीज़ ये है कि या तो यहाँ पे एसेट क्रिएशन हो रहा है या लाइबिलिटी कम हो रही है। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, या तो एसेट जा रहा है जैसे कि आपने डिसइन्वेस्टमेंट में देखा, या फिर लाइबिलिटी बढ़ रही है जो आप लोन पे देख पा रहे हैं। रेवेन्यू में एसेट लाइबिलिटी का कोई लफड़ा नहीं रहता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। अब इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर हम इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे ग्रांट क्या होता है, देखो गवर्नमेंट अगर लोन दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट लोन दे रही है तो वो कैपिटल साइड में आएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, ग्रांट, तो वो ग्रांट आता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो ग्रांट जो देती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी स्टेट को दिया, अब उससे उसने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हो गया एक तरह का। तो अगर हम इस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर को घटा दें, ठीक है, इसको हम घटा दें, तो वो इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकाल के दे देता है। तो यहाँ पर उसी के आंकड़े लिखे हुए हैं कि कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितना क्या कैपिटल रेसीट वगैरह सारी चीज़ें, वो आप एक बार देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी रेसीट्स बढ़ रही हैं और हमारे जो कैपिटल रेसीट्स हैं वो कम हो रहे हैं। और वो होने भी चाहिए, क्योंकि कैपिटल रेसीट कोई अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि या तो आप अपना एसेट बेच रहे हो या फिर आप लोन ले रहे हो, ठीक है। हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर हम देख रहे हैं तो बढ़ रहा है, यानी कि जो सैलरी और ये सब पेंशन में खर्चा बढ़ रहा है गवर्नमेंट का। तो ये चीज़ यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो ऊपर है ये आपका फिस्कल डेफिसिट का है। तो फिस्कल डेफिसिट जो 6.7% होता था कब, 2021-22 के टाइम पे, वो आज घट के 4.4% ऑफ GDP हो चुका है, ठीक।
अब बात अगर करें और हमने टारगेट कितना रख रखा है भाई, 3.3% का टारगेट रखा है। जो एफआरबीएम एक्ट है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट्री जो एक्ट है, उसमें 3.3% टारगेट रख रखा है। अब हम आते हैं स्पेसिफिक सेक्टर में कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या नई स्कीम, क्या कुछ लॉन्च हुई है। तो पीएम धन धान्य कृषि योजना, ठीक है, पहले तो मुझे लगा दे धना धन टाइप कुछ योजना है, लेकिन ये धान्य कृषि योजना है। इसके तहत जो 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट का मतलब है एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव से यहाँ पर प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है कि उतने, जैसे कि आपने वो सुना होगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तो उसके तहत जो भी अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट थी उनको टारगेट किया गया था। तो सेम बिल्कुल उसी तरह का है ये, 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया जाएगा और 1.7 करोड़ फार्मर्स जो हैं इसके थ्रू बेनिफिट करेंगे। 6 साल का एक मिशन लॉन्च किया जाएगा पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और सेल्फ रिलायंट बनने के लिए। सेल्फ रिलायंट का मतलब ये है कि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। एंड लेट मी टेल यू कि हम पल्सेस के सबसे नंबर 1 प्रोड्यूसर हैं, फिर भी इंपोर्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी खपत बहुत ज़्यादा है। यू ऑल नो कि प्रोटीन का जो मेजर सोर्स है इंडिया में वो पल्सेस ही हैं, बिकॉज ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन नॉन वेजिटेरियन है, सॉरी वेजिटेरियन है। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, न्यू मिशन एक लॉन्च किया जाएगा। हाई यील्डिंग जो सीड्स हैं, जैसे कि आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे सुना होगा, है ना, HYV सीड्स, उनको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उसी तरह फिर से यहाँ पर हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तकरीबन 100 सीड टाइप्स में। एक कॉटन प्रोडक्टिविटी यानी जो कपास है उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन लॉन्च किया जाएगा। एंड सिमिलरली मखाना के लिए जो है यहाँ पर मखाना का जो पूरा प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए बिहार को फंड यहाँ पर एलोकेट किए जाने वाले, मखाना बोर्ड वहाँ पे सेटअप किया जाएगा बिहार में। अब एमएसएमई की अगर बात करें तो एमएसएमई स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तो माइक्रो जो एंटरप्राइजेज हैं जो उद्यम पोर्टल में रजिस्टर्ड हैं उनको एक कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा जिसमें कि लिमिट 5 लाख रुपए तक की जो होगी, ठीक है। और इसके तहत 10 लाख कार्ड इशू किए जाएंगे। फंड फॉर फंड्स नाम का एक स्टार्टअप यहाँ पर बनाया जाएगा, ठीक है, विद एन एडिशनल ₹10,000 करोड़ एंड एक्सपैंडेड स्कोप टू सपोर्ट स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए 2 करोड़ तक के लोन दिए जाएंगे अगले 5 साल में 5 लाख वुमेन को जो SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी कि उनके घर में ऐसा पहले कभी किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप करी नहीं है। A national manufacturing mission for small, medium and large industries has been announced to boost Make in India को बूस्ट करने के लिए एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे नोट करने वाली एक बात और है, दैट इज़ कि जो MSME की जो यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट्स थी उनको भी बढ़ाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल जो माइक्रो हैं, ठीक है, स्मॉल हैं एंड मीडियम है, तीनों की हम बात कर लेते हैं। तो माइक्रो में जो पहले इन्वेस्टमेंट का जो था कि भाई 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और टर्नओवर अगर 5 करोड़ तक का है तो माइक्रो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह स्मॉल में अगर बात करें 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ तक का टर्नओवर है तो स्मॉल कंसिडर किया जाएगा। और मीडियम कंसिडर किया जाएगा अगर 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और अगर 250 करोड़ रुपए तक का क्या बोलते हैं टर्नओवर था, ठीक है। लेकिन अभी इसको इंक्रीज़ करके कितना कर दिया गया है, तो ये 1 से हो चुका है 2.5 करोड़, ये 10 से हो चुका है 25 करोड़, ये 50 से हो चुका है 125 करोड़। सिमिलरली ये 5 से हो चुका है 10, 50 से हो चुका है 100, यानी कि सबको कर दिया गया है डबल, ठीक है, ट्वाइस कर दिया गया। तो ये न्यू लिमिट्स भी आप ध्यान रखेंगे MSME के लिए। बात अगर करें एजुकेशन, AI और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, तो इसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी फंड एलोकेशन इस बार किया गया है। जैसे कि 50,000 अटल टिंकरिंग लैब को सेटअप किया जाएगा अगले 5 साल में टू बूस्ट दी इनोवेशन इन दी स्कूल लेवल। 5 IIT जो 2014 के बाद सेटअप हुई उनमें और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा सो दैट 6,500 और एडिशनल स्टूडेंट्स को एकोमोडेट किया जा सके। 500 करोड़ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यहाँ पे 500 करोड़ का रुपए का फंड एलोकेट करके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किए जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। एंड 75,000 सीट्स ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर इन मेडिकल कॉलेजेस, और जो हॉस्पिटल है वहाँ पर 75,000 सीट को नया क्रिएट किया जाएगा। प्लस यहाँ पर इस बार न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, क्योंकि इंडिया को यहाँ पर एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, तो इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी को टारगेट करते हुए हमारी गवर्नमेंट ने कि भाई हमें 2047 तक काफ़ी हद तक न्यूक्लियर एनर्जी से अपना प्रोडक्शन को बढ़ा देना सो दैट जो कोल पे डिपेंडेंसी है वो कम हो सके, है ना। तो ₹20,000 करोड़ के न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए यहाँ पर डिवोट किए जाएंगे, जिसमें कि R&D किया जाएगा, किसमें, मेनली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में, ठीक है, विथ 5 इंडिजिनस का मतलब है कि जो हम खुद से बनाएंगे SMRs यानी स्मॉल मीडियम रिएक्टर्स, वो ऑपरेशनल हो जाएंगे 2033 तक। ₹20,000 करोड़ एलोकेटेड। और एक कमेंट में आप बताएंगे कि जो न्यूक्लियर जो हमारे रिएक्टर्स होते हैं वो अपनी एनर्जी जो होते हैं वो आपको पता है न्यूक्लियर फ्यूजन से जनरेट करते हैं, तो वहाँ पर मेनली हम फ्यूल के तौर पे क्या यूज़ करते हैं, आपको बताना है। फ्यूल के तौर पे मेनली अभी क्या यूज़ करते हैं, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तो नहीं, लेकिन हाँ 2-3 ऑप्शंस होते हैं यूज़ करने के लिए, लेकिन प्राइमरीली क्या यूज़ किया जाता है।
₹10,000 crore एलोकेटेड फॉर अ प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इनिशिएटिव अनाउंस्ड इन द जुलाई बजट, जो कि इंतरिम बजट में अनाउंस हुआ था। और 10,000 फेलोशिप्स दिए जाएंगे फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन आईआईटी और जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है उसमें। अब आता है मेन बात ये मेन चीज़ क्या है जिसने कि भाई जिसको लेके निर्मला सीतारमण जी जो हैं एकदम से विलन से हीरो बन चुकी है ना। वो क्या एक चलता नहीं है कि इमेज कट करके तूने मेरा मीम बना दिया है ना, और मेहनत करके तेरी ताई ने तेरा सबका ड्रीम बना दिया। खैर, तो यहाँ पे न्यू टैक्स स्लैब्स क्या रहने वाली हैं, तो मेन जो चीज़ है वो ये है हाईलाइटेड दैट नो इनकम टैक्स अप टू ₹12 लाख अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अगर आप टैक्स भरेंगे तो 12 लाख तक, और जो सैलरीड लोग हैं उनके लिए ₹12.75 लाख है, क्योंकि 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। पहले ये 50,000 हुआ करता था पिछले टैक्स जो रिजीम है उसमें, लेकिन अभी जो न्यू टैक्स रिजीम है दैट इज़ एनटीआर में आपका 12.75 लाख तक अगर आपका इनकम है, अगर आप सैलरीड हैं। वैसे तो 12 लाख तक तो है ही, आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। और अब ये नई टैक्स स्लैब 2025-26 से जो एनटीआर है, ये आपकी ओटीआर है, पुरानी वाली ओल्ड टैक्स रिजीम। तो नई में क्या है, 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 10%, 15, 20, 35 एंड देन 24 लाख के ऊपर 30% का टैक्स। पहले ये होता था, ठीक है। पहले आपको 15 लाख के ऊपर ही 30% टैक्स देना पड़ जाता था। मुझे पता है काफ़ी लोगों को यहाँ पे डाउट क्रिएट हुआ होगा, क्या कि अभी तो आप बोल रहे थे 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, तो फिर ये क्या है तो एक्चुअल में ऐसा है कि अगर आपका 12 लाख तक इनकम है तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपका इनकम 16 लाख है। अब आपका इनकम 16 लाख है तो फिर आपको 0 से 4 लाख में कोई टैक्स नहीं देना है। 4 से 8 लाख में जो आपकी इनकम होगी, चलो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो मान लेते हैं कि आपकी इनकम 12 लाख है, तो कायदे से इस स्लैब के हिसाब से तो 0 से 4 लाख वाली जो इनकम है आपकी, उसमें तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख वाली जो इनकम है, 4 से 8 लाख वाला जो ब्रैकेट है, उसके लिए आपको 5% का टैक्स भरना है, नहीं 20,000 हो गया। अब मान लेते हैं कि क्योंकि आपकी 12 लाख हमने एज्यूम करी इनकम, तो जो 8 से 12 लाख है उसमें 10% का स्लैब है। आप देख लो अगर आपको डाउट है, ठीक है। 10% का स्लैब है यहाँ पे, तो 10% यानी 4 लाख का 40,000 हो गया, नहीं कि आपको 60,000। लेकिन अभी मैंने बोला कि अगर आपका 12 लाख तक इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है, यानी कि फाइनल जो टैक्स पेबल होगा वो 0 रुपीज़ होगा। यानी कि अगर आपकी इनकम 13 लाख है तो आपको बिल्कुल ही टैक्स पे करना पड़ेगा, और आपका जो इनकम जो टैक्स बनेगा 13 लाख की इनकम पे, नेट इनकम पे, वो लगभग 60,000 से थोड़ा ऊपर बनेगा। क्योंकि 13 लाख अगर हम कंसिडर कर लेंगे इसमें, तो 13 लाख मतलब जो 1 लाख एक्स्ट्रा है ना, जो क्योंकि हम 13 लाख अगर अज्यूम करेंगे तो जो एक्स्ट्रा 1 लाख है उस पर 15% पड़ेगा, यानी कि 15,000। यानी कि अगर हम देखें तो उसमें हमारा 75,000 टोटल जो है टैक्स पड़ जाएगा। अगर आपका 13 लाख है तो 75,000, 12 लाख है तो 0। इज दैट क्लियर? तो मान लेते हैं जैसे 16 लाख आपकी इनकम है, तो 16 लाख में अगेन अभी हमने कैलकुलेट किया कि 12 लाख तक में आपका 60,000 रुपये पड़ेगा। अब क्योंकि 16 लाख है तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि 12 लाख तक तो 0 है और हम 12 से 16 लाख वाला जो भी है ब्रैकेट, जैसे 12 से 16 लाख है वो पे कर देंगे 15% ना, कि ये जो हमारा 4 लाख है उसमें 15% पे कर देंगे। फिर आपका पूरा यहाँ से काउंट होगा कि 0 से 4 लाख में कोई आपका नहीं है, 4 से 8 लाख में 5% पड़ेगा और एंड सो ऑन। तो अभी हमने कैलकुलेट किया पूरा कि भाई 12 लाख तक है तो 60,000, अब 12 से 4 और ऊपर हो गया तो 4 लाख आपका जो एक्स्ट्रा है वो वाला 15% टैक्स स्लैब में आता है, तो आपका पूरा जो नेट पड़ेगा वो इतना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया सैलरी टैक्स पेयर के लिए जो टैक्स फ्री इनकम है वो 12,75,000 है, बिकॉज 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, तो इट इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट जो कि सैलरीड इंडिविजुअल और जो पेंशनर होते हैं वो डिडक्ट कर सकते हैं अपनी ग्रॉस इनकम से, सो दैट उन पे जो टैक्स का बिल है वो कम पड़े। ये चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 में, ठीक है। और जो इसका सेक्शन 16 है उसमें मेंशन है। लेकिन लेट मी टेल यू कि इनकम टैक्स 1961 के हिसाब से इनकम अभी डिडक्ट होती चली आ रही है, और अब 1 हफ्ते के अंदर ही नया इनकम टैक्स आने वाला है। 1961 के बाद अब आने जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2006 में फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम रिमूव्ड इट, उन्होंने हटा दिया था, एंड 2018 में अरुण जेटली ने फिर इसको ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं वही सेम चीज़ है। अगर आपकी 12,75,000 ग्रॉस इनकम है, 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा आपको। 12 लाख की आपका इनकम बनती है नेट इनकम, यानी टैक्सेबल इनकम, लेकिन 12 लाख तक में तो कोई इनकम टैक्स पड़ता नहीं है, तो 0 हो जाएगी आपकी, ठीक है। टीडीएस लिमिट को बढ़ा दिया गया है रेंट पे। टीडीएस क्या होता है? टीडीएस होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है। तो व्हेन यू अर्न मनी लाइक सैलरी, रेंट और इंटरेस्ट, तो जो पेयर है, जो आपको पे कर रहा है, मान लो आपने अपना किसी को दे रखा है रेंट पे, तो वो जो बंदा आपको पे कर रहा है इनकम, ठीक है, तो वो आपका टीडीएस काट के देता था अगर आपका 2.5 लाख से ऊपर था तो, लेकिन अब उसको 6 लाख कर दिया गया है,
समझ रहे हैं आप? जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे 5 लाख पहले होता था, ठीक है, मान लो किसी कोई आपको रेंट दे रहा 5 लाख, तो उसमें से वो बंदा आपको टीडीएस कुछ सर्टेन परसेंट होता है, वो टीडीएस काट के गवर्नमेंट को दे देता है। देन अगर आप टैक्स भरते हो, जैसे मान लो कि आप रेंट रिसीव करते हो, ठीक है, आप लैंडलॉर्ड हो और लैंडलॉर्ड को टैक्स मिल रहा है, लेकिन ये बंदा टीडीएस काट के दे रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर रहा है, तो आप वो टीडीएस को अवेल कर सकते हैं जब आप टैक्स भरते हैं तब। अगर टैक्स भरते हैं तो टीडीएस होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जिसकी लिमिट इंक्रीज करके 2.4 से 6 लाख कर दी गई है। और जो टीसीएस है, टीसीएस क्या है? तो टीसीएस है टैक्स, यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, टीसीएस स्टैंड्स टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है, ठीक है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टीसीएस। तो ये कब पड़ता है? तो व्हेन यू सेंड मनी अब्रॉड फॉर ट्रैवल, एजुकेशन एक्सेट्रा, यानी कि आप बाहर यानी कि विदेश में पैसा भेजते हैं, तब आपको ये पैसा कट करके गवर्नमेंट को देना होता है। बाद में जब आप इन टैक्स भरते हो तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। कौन अवेल कर सकता है? जिसको भेजा गया है वो, ठीक। हायर इंटरेस्ट डिडक्शन लिमिट फॉर सीनियर्स, इसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट, जो सीनियर सिटीजन है, जो ब्याज का पैसा कमा रहे हैं, पहले ही 50,000 तक था कि 50,000 में ब्याज के पैसे में कोई पैसा नहीं आपका कट होगा सीनियर सिटीजन के लिए, अब उसको बढ़ा के 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा समरी खत्म। आपके जो व्यूज़ हैं वो कमेंट बताइएगा, प्लस एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। द क्वेश्चन इज कि किस साल रेलवे बजट को, जो रेलवे बजट है और जो जनरल बजट है, ठीक है, इन दोनों को मर्ज किया गया था। व्हेन दे वर मर्ज, बिकॉज पहले रेलवे बजट अलग आता था, जनरल बजट अलग आता था, अब दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो इनको मर्ज कब किया गया था? और बाकी अपने व्यूज़ जरूर शेयर करिएगा कमेंट में। थैंक यू।